अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम पेश है। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की सरजमीन की जब भी बात की जाती है, यहाँ से निकलने वाले तमाम तर लोग दुनिया भर के अंदर अपना बेहतरीन नाम बनाते हैं, चाहे वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां हों, उस्ताद राहत फ़तेह अली खां हों, या इसके रिलेटेड फ़नकारों से हटके चाहे वो इल्म की दुनिया के बादशाह हों, दुनिया भर के अंदर जाके वो अपना बेहतरीन नाम बनाते हैं। आज फैसलाबाद की एक ऐसी शहजादी की हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने अपनी जहानत के बलबूते पर दुनिया भर के अंदर अपना सिक्का मनवाया और ये बताया दुनिया को कि पाकिस्तान का असल चेहरा क्या है। जी हाँ, मेरी मुराद अरफा करीम से है। अरफा करीम फैसलाबाद के एक गांव के अंदर पैदा हुई, जहां पे 9 वर्ष और 9 माह की उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का इम्तिहान पास करने के बाद दुनिया भर में उनकी जहानत के चर्चे होने लगे, जिसके बाद बिल गेट्स से भी ना रहा गया और उन्होंने भी इस ख्वाहिश को जाहिर किया कि अरफा करीम से मुलाकात की जाए। उसके बाद अरफा करीम अपने वालिदैन के हमरा बिल गेट्स से मिलने भी गई और उनके साथ मुलाकात भी हुई, जिसके बाद वहां पे बिल गेट ने अरफा करीम को ये कहा कि वो नहीं जानते थे शायद पाकिस्तान का ये चेहरा भी है। तो जिस पे अरफा करीम ने उनको जवाब दिया कि जनाब, यही पाकिस्तान का असल चेहरा है। अरफा करीम जब वापस आई तो दुबई के अंदर भी 2 हफ्तों के लिए इनके एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पे बेशुमार एजाजात से अरफा करीम को नवाजा गया और वहीं पे 10 साल की उम्र में पहली दफा जहाज को उड़ा के कम तरीन उम्र की पायलट होने का सर्टिफिकेट भी अरफा करीम ने हासिल किया। बार्सिलोना में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आईटी कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया भर से 5000 लोगों को मदऊ किया गया और पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ अरफा करीम को उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मदऊ किया गया। यही नहीं बल्कि जब पाकिस्तान आई तो यहाँ पे उस वक्त के जो हमारे प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी जानिब से फेवरेट चाइल्ड ऑफ प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया, सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया, मादे मिल्लत फातिमा जना अवार्ड से भी इनको नवाजा गया और बेशुमार एजाजात इनके नाम किए गए। हमारी अरफा करीम जो हैं, उन्होंने इस दुनिया को बताया कि आप अगर ज़हीन हैं तो आपकी जहानत को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि मशले राह बनी वो उन तमाम बच्चों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनको बताया कि जनाब, आप अपनी पढ़ाई के जरिए, अपने जहानत के जरिए दुनिया के अंदर अपना सिक्का मनवा सकते हैं। अरफा करीम ने खास तौर पे अपने गांव के अंदर एक लैब भी, कंप्यूटर लैब भी खोली। उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चे उससे तालीम हासिल करें। यही नहीं बल्कि अरफा करीम के बारे में यही जरूर कहना चाहूंगा, जब किसी शख्स को दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई मिल जाती है तो हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है, हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में, कि शायद उसे नजर लग जाती है और यही वजह बनी कि अरफा करीम को भी इतनी जब पजीराई मिली तो शायद उनको नजर लग गई। 16 वर्ष की उम्र में उनको मिर्गी का दौरा पड़ा और CMH हॉस्पिटल लाहौर के अंदर उन्हें जेर इलाज रखा गया। बिल गेट्स की जानब से भी ये ऑफर की गई थी कि इन्हें अमेरिका में लाके डॉक्टर्स की टीम तश्कील दे के इलाज करवाया जा सकता है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि जिस तरह से अरफा करीम की जहानत गैर मामूली है, उसी तरह से उनकी बीमारी भी गैर मामूली थी और उसका ठीक तरीके से तशखीस ना हो पाई और आज ही के दिन अरफा करीम हमें छोड़ के जहाने फानी से कूच कर गई, लेकिन अपनी यादें छोड़ गई, अपना नाम छोड़ गई, वो नाम जो कि इन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर बनाया। और ख़ास तौर पे अरफा करीम टावर का जो है वो लाहौर के अंदर नाम रखा गया अरफा करीम के नाम से, और कराची के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया गया। फैसलाबाद लाइटपुर म्यूजियम के अंदर ख़ास तौर पे अरफा करीम की इस्तेमाल की गई चीज़ों को, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए वहाँ पे रखे गए और एक सिम्बॉलिक फॉर्म उनको दी गई। जो भी बच्चे वहाँ पे या बड़े वहाँ पे विजिट करने के लिए आए, उनको बताया जाता था कि ये पाकिस्तान की वो बेटी है जिन्होंने अपना नाम जो है वो तो बुलंद किया ही किया, लेकिन अपने शहर, अपने गांव और अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। तो आज के दिन जब खास तौर पे अरफा करीम हमें छोड़ के चली गई थी, आज उनकी क्योंकि बरसी है तो उनके बरसी के मौका पर हमने खास तौर पे दावत दे रखी है उनके वालिदैन को और उनके भाइयों को अपने शो के अंदर। तो मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अमजद अब्दुल करीम साहब, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ मौजूद हैं समीना अमजद साहिबा जो कि वालदा हैं अरफा करीम की, और उनके साथ साथ मौजूद हैं सरमद करीम जो कि भाई हैं अरफा करीम के, और उनके साथ साथ दाऊद करीम भी मौजूद हैं, ये भी भाई हैं अरफा करीम के। तो आप सबको वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं कर्नल रिटायर्ड अमजद अब्दुल करीम साहब की तरफ जाना चाहूंगा, उनसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। कर्नल साहब, क्या कहेंगे, एक बेटी जो उस उम्र में जब बच्चों को खेल कूद से ही फुर्सत नहीं मिलती, उस उम्र में अपनी जहानत के जरिए दुनिया भर के अंदर इस कदर उसने नाम पैदा कर लिया कि बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग जो कि इल्म के हवाले से दुनिया में एक मुकाम रखते हैं, वो उससे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। वालिदैन के लिए बड़े फख्र का मुकाम होता है वो।
जी यकीनन, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने आज के दिन हमें याद रखा और ये मौका दिया कि हम लोगों तक अपना पैगाम और जो रिजॉल्व है हमारा वो पहुंचा सकें। यकीनन ये तो इसके लिए अल्फाज कोई अप्रोप्रिएट शायद ना मिल सके कि बच्चों की वजह से जब आपको शनाख्त मिलती है या आपकी आईडी होती है और फिर जो लेवल है उसमें तो जो भी कहा जाए कम है, लेकिन उसके जाने के बाद नेचुरली ये भी एक कहा गया है कि सबसे बड़ा दुख अगर किसी इंसान को दुनिया में हो सकता है तो वो औलाद रिलेटेड होता है। लेकिन इस हमारे केस में जो हमारा फ़ख्र है वो इस दुख से कहीं बड़ा है। लिहाजा उसके होते हुए भी, उसके जाने के बाद भी हमें कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई। वो हमारे आईडी कार्ड की तरह, हमारी शनाख्त की तरह हर वक्त हमारे साथ, अपने ख्वाबों का जो वो हमें मिशन दे के चली गई। और ये भी एक समझ लें कि गैर मामूली अल्लाह की तरफ से हमें अता है पूरी फैमिली को कि हमने कभी उसको रोए नहीं। हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड हमेशा ऐसे होता है कि हमने जब कोई दिन आता है तो उस दिन में हम अपना रिजॉल्व कि जी हमने उसके उस विजन को लोगों तक पहुंचाना है। और अरफा करीम फाउंडेशन कोई हमारी ज़ाती घर की चीज़ नहीं है, ये एक नेशनल एसेट है। और मेरी और मेरी बेगम साहबा की यही कोशिश है, आगे बच्चे भी अब जवान हो गए, कि हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें। ये नेशनल लेवल पे वो जो ख्वाब उसने 15 साल पहले, जब किसी को पता ही नहीं था कि वाईफाई क्या होता है और इंटरनेट क्लब पे जाके उसको मेल करनी पड़ती थी, और वो एक लैन और पेंटियम 1 और पेंटियम 2 इस किस्म के कंप्यूटर्स होते थे। उस वक्त उसने डिजिकॉन वैली और ब्रेन ड्रेन को ब्रेन एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करना है, जो अब गवर्नमेंट ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बनाई है, जिसके तहत जिस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती हैं इस तरह आईटी पार्क्स बनेंगे। तो उसने उस वक्त कहा था डिजिकॉन वैली जो है नॉलेज इकोनॉमी और ब्रेन एक्सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें सेटबैक या डिप्रेस भी हम होते रहे इस दौरान के चीज़ें क्यों मूव नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया होता है, उसके यहाँ हिकमत है। लेकिन वो जो एक पैदा करनी थी वो नौजवानों में उसने अपने जा के, यानी उसने एक कुर्बानी जब वो चली गई तो उसने वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो रास्ता दिखाया, वो बीकन या वो रे ऑफ होप बनी। और बहुत सारी अरफाएँ हज़ारों की लाखों की तादाद में अब तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि हमने भी वही करना है जो वो करना चाहती थी। तो मेरा ख्याल है कि उसने जो उसका ज़िंदगी में आने का मकसद था वो पूरा किया और जाके जन्नतों में बैठ गई। और अब भी वो वहाँ से बैठ के हमें भी हिदायत देती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो ख्वाबों में भी आती है और ख्यालों में भी आती है। बिल्कुल, और लाखों बच्चों के लिए मशले राह बनी अरफा, और ये मशले राह बनी रहेंगी जब तक ये दुनिया शायद काम रहेगी, क्योंकि बच्चों को एक अच्छा मैसेज दे के गई हैं कि वो अपनी जहानत के बलबूते पर, अपनी काबिलियत के सर पर दुनिया के अंदर अपना सिक्का मनवा सकती हैं। हमारे साथ समीना अमजद साहिबा भी मौजूद हैं जो कि वालिदा हैं अरफा करीम की, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? बच्चे तो होते हैं, लेकिन आपने किस तरह से जज किया, अरफा करीम ने किस तरह से आपको बताया कि उनके अंदर ये इस्लाहात जो मौजूद हैं वो दुनिया में एक लर्जा कायम करने वाली हैं, दुनिया को बताने वाली हैं? इतनी कम उम्र के अंदर इतनी इस्लाहात, जहनी तौर पे इतनी एक्टिव वाइब्रेंट शख्सियत है उसकी, किस तरह से आपको पता चला? सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें ये मौका दिया और अरफा करीम को याद रखा। सबसे पहले मैं सारी कौम से अपील करूँगी कि वो अपनी खुसूसी दुआओं में उसको याद रखें और हमारे लिए भी हिम्मत की दुआ करें कि हम उसके मिशन को पूरा कर सकें। डेफिनेटली हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो आपकी बात है तो उसमें बच्चे बचपन से बता देते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली बच्चे कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ हाइपर होते हैं, उनकी डिफरेंट किस्में होती हैं। और पेरेंटिंग में एक तरीके से आप हर बच्चे की पेरेंटिंग नहीं कर सकते, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपको बच्चे की यूनिकनेस के मुताबिक माँ बाप को होना पड़ता है। आपका जो भी नेचर है, जो भी तबीयत है, जब आप उसको बच्चे के मुताबिक लेके आते हैं, जो कि नॉर्मली हम ये बात स्किप कर जाते हैं, बड़ा बारीक सा फ़र्क है। हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स सारे बच्चों को एक ही तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। तो अरफा का फ़र्क ये था कि अरफा ने शुरू में ही नॉर्मली जो फैमिली में बच्चे होते हैं या आपके हमसाए या आप रिश्तेदारों में देखते हैं, उनमें से फ़र्क महसूस हुआ, उसने खुद करवाया।
क्योंकि उसके अंदर एक इज़्तिराब था, कुछ करने की ख्वाहिश, कुछ करने की जुस्तजू, एक्सपीरियंस करने की ख्वाहिश थी। हर चीज़ को उसने एक्सपीरियंस करना चाहा। पेरेंट्स का काम होता है कि जब बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, तो पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जो कि बच्चे के लिए ठीक हो, बच्चे की कॉग्निशन में हेल्प आउट करें उनके लिए, वो आगे जाने के लिए। और पेरेंट्स के अपने इख्तलाफात की वजह से हम अक्सर ज़हीन बच्चों की ज़हानत को दबा बचपन में देते ही हैं। दबा देते हैं कि सवाल नहीं करते, ये नहीं पूछते, चुप करो, बैठ जाओ, क्यों ये ऐसे पूछ रहे हो, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी तो उन्हें आगे लेके जाती है। तो आई थिंक कि बच्चों की परवरिश में अगर बचपन के पहले 5-7 साल उनकी परवरिश ठीक तरीके से कर ली जाए, उनके यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो उसके मुताबिक पेरेंटिंग की जाए, तो अरफा करीम जैसी लाखों बच्चियां माशाल्लाह बिल्कुल आप ठीक कह पाकिस्तान रही में हैं। हैं। हमारे साथ दाऊद करीम और सरमद भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अरफा के भाई भी सरमद भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सरमद, क्या कहेंगे आप? भाई बहन का प्यार जो है वो बड़ा अनमोल होता है, तो कौन सी आपकी यादें वाबस्ता हैं बचपन की अरफा के साथ? हमारे साथ भी शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो मैं अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज हमें मौका दिया कि अपनी यादें ताज़ा करने की और आपके साथ शेयर करने की। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आई थिंक अहम जो याद है जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही है, वो ओ लेवल्स के अंदर वो मुझे पढ़ाती होती थी, बट उसका पढ़ाने का अपना तरीका होता था। वो मेरे और मेरे दोस्तों को लालच देती थी कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी आइसक्रीम के लिए, सैंडविचेस के लिए। और वो जब हम अपना पेपर वापस लेके आते थे तो वो उसको चेक करती थी, अगर हमारे मार्क्स कहीं कम होते थे तो वो डांटती भी थी। लेकिन उसके साथ पढ़ने का एक शुगल होता था, एक एक्टिविटी बन जाती थी। वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती थी, फिर वो एक चैलेंज की तरह मैं एक्सेप्ट करता था और उसके साथ फिर मैं पढ़ता था, और हमेशा उसकी वजह से मेरे मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे। अच्छा, वैसे ये आजकल के दौर के अंदर बहुत अच्छे स्कूल्स हैं ना, टीचर्स को ये हुनर अब आना शुरू हुआ है, जो आप अरफा की बातें बता रहे हैं कि वो किस तरह से आपको पढ़ाई की तरफ लेके आती थी। वो बच्चों की साइकी के साथ खेलना भी उसको आता था। मतलब जहां पे उसकी जहानत दूसरी चीजों में अच्छी थी, पढ़ाई के हवाले से भी बड़ी बेहतरीन थी कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनको इस राह रास्त पे लेके किस तरह से आना है। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। वो बहुत छोटी उम्र से ही लोगों को, अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग थे उनको उनकी हेल्प करने की उसकी ख्वाहिश होती थी। तो पढ़ाई में भी उसको बहुत हेल्प करती थी लोगों को, और उसको समझ आ जाती थी कि बंदे को चाहिए क्या। तो अगर आप उनकी लालच को कंबाइन कर लें उनके सक्सेस के साथ, तो वो एक विन विन सिचुएशन बन जाती थी और वो बहुत अच्छा खेल जाती थी उसको। अच्छा, वैसे बड़ी थी आपसे अरफा? जी मेरे से 2.5 साल तो बड़ी थी। जब नहीं पढ़ते थे कभी डांट डपट हुई? जी जी काफ़ी दफ़ा हुई थी। वो उससे डर भी लगता था, वो बड़ी बहन थी तो उसकी इज़्ज़त भी करनी पड़ती थी। तो वो उसके डर से भी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ लेते थे, लेकिन जब हम अच्छे मार्क्स लेके आते थे एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर हमेशा उसको खुशी होती थी। वो कभी उसने अगर बुरे मार्क्स भी आए तो वो कभी पेपर के बाद नहीं डांटती थी, पेपर से पहले कहती थी कि अभी पढ़ लो। जब पेपर खत्म हो जाता तो फिर वो अगर उदास भी होते तो तब भी आइसक्रीम के लिए ले जाती थी, और अगर खुश होते तो तब भी ले जाती थी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ दाऊद भी मौजूद है, मैं चाहता हूँ माइक दाऊद को दे दिया जाए। दाऊद, आप क्या कहेंगे? दाऊद की शक्ल मैं यहाँ पे नाज़रीन आपको बता दूं, अरफा के साथ काफ़ी मिलती है, और सबसे ज़्यादा प्यार भी अरफा को दाऊद के साथ ही था। तो दाऊद, आपकी कौन सी यादें वाबस्ता हैं उनके साथ? शुक्रिया, आपने आज हमें बुलाया। आज मेरी तो सिंस मैं तो 10 साल ही गुजारे थे इरफा के साथ, तो मोस्टली मैंने तो तंग ही किया था उससे, क्योंकि मेरी एज ही वही थी। ऊपर से मेरा बचपना भी काफ़ी नोटोरियस सा गुजरा था उसमें, कि शरारती था काफ़ी। तो अच्छा, कोई किस तरह से काम तंग करते थे आप? काम शाम करी होती थी कोई इंपॉर्टेंट, तो मैं कंप्यूटर CPU ऑफ कर देता पीछे से आके नीचे से। और बोर्ड भी होता था उसके पास, एक वाइट बोर्ड जिस पे वो अपनी उस पर काम करती थी, तो वो भी मैं एक दफ़ा इरेज कर दिया था सारा। और इसी तरह की चीज़ें जो अच्छा, वो वैसे उस वक्त में बड़ा गुस्सा आता है उस शख्स को, उसने क्वेश्चन सोच सोच के लिखी होती हैं, और कोई ना कोई फॉर्मूला हल कर रहे हो और पीछे से कोई शख्स आए और सारा नहीं यार, मिटा तब तो मेरा एक ही मकसद था और वो तंग करता था मुझे। तो कोई वो इक्वेशंस वगैरह कर रही थी, तो फिर अम्मी ही बचाती थी मुझे। लेकिन वो एट द सेम टाइम सिंस तंग भी बहुत ज़्यादा ही करता था, लेकिन लाड भी वो काफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छा, मैं से वैसे ही जब करती तंग थी। करते थे तो क्या करती थी आगे से? वो अब ऑब्वियसली जिस तरह की हरकतें मैं करता था, वो कोई भी रीजनेबल आदमी उस पर काफ़ी गुस्सा गुस्सा कर होता रहे है जी। हैं। लेकिन वो एक होता है ना, जहाँ तो छड़ी लेके फिर पीछे पीछे होता है बंदा, हाँ जी, या हाँ फिर जी। बाजुकात कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटी हरकत कर दे बच्चा, तो उस पर फिर प्यार भी आता है गुस्से के बजाय। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी शायद की होगी, अभी मुझे याद नहीं आ रही। काफ़ी वो
काफ़ी ज़्यादती किया मैंने उसके साथ लेकिन हाँ कुछ उसका फिर भी काफ़ी पेशेंस तो पूरी फैमिली का ही रहा है। अच्छा, अरफा की सबसे अच्छी आदत आपको क्या लगती थी? सबसे अच्छी आदत अरफा की, हम लोग तीनों एक ही कमरे में शेयर करते थे हम लोग, तो हमें वो अक्सर काफ़ी लाइक चॉकलेट्स वगैरह मेरे लिए काफ़ी दफ़ा ले आती थी। और अच्छा, वैसे बच्चे उनकी कमजोरियां क्या होती हैं ये अच्छे से जानती थी, और उन्हें पता था कि अब भाइयों को मैंने पढ़ाना किस तरह से, हाँ इनको जी, लाइन पे किस तरह से लेके आना है, हाँ तो जी, उनको अच्छे तरीके से इन चीजों का मेरा ख्याल पता था। हाँ मैं तो खैर किसी से भी नहीं पढ़ता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत काबू पढ़ा कर देती। लेती थी। हाँ ठीक है, हमारे साथ अमजद अब्दुल करीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? इनको तो चॉकलेट्स दे के वो पढ़ा लेती थी, खुद क्या करती थी? खुद किस तरह से पढ़ना है? उनके अंदर जोशो जज्बा ये किस तरह से डेवलप हुआ? क्या उसमें आप दोनों का किरदार है, या उनके अंदर अल्लाह की तरफ से दी गई कोई खसूसियात मौजूद थी जिसको देखते हुए वो पढ़ना भी शुरू किया और इतनी कम उम्र के अंदर नाम बना लिया? देखिए, ये तो मैं इसलिए भी एक प्रूफ है कि आज भी मैं और मेरी बेगम साहबा जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। हमें कंप्यूटर्स नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं आता था। तो सेकेंडली हम फैसलाबाद के देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इसलिए हम उसको क्या गाइड कर सकते थे टेक्नोलॉजी में, या वो वेस्टर्न एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलती थी, वो अंग्रेज़ी में पोइट्री करती थी, वो बहुत हैवी किस्म की बुक्स जो हैं वो पढ़ती थी अदर दैन एकेडमिक्स नावल। और वो एक दिन एक बुक शॉप पे गई, तो वो बुक ख़रीदने लगी, तो अंकल थे जो बुक शॉप के ओनर, उन्होंने उसको गाइड करना शुरू कर दिया कि बेटा ये अच्छी बुक है, ये पढ़ लें। तो उसने कहा ये मैंने पढ़ी हुई है। उन्होंने कोई 8-10 बुक सजेस्ट की, तो उसने कहा मैंने ये पढ़ी हुई। तो वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा बेटा अच्छा, जो भी बुक तुम दुकान से उठाओगी वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट होगा, बिकॉज मैंने इस उम्र में इतना वेल रेड बच्चा कभी नहीं देखा। क्या बात है, तो क्या हम तो उसको सिर्फ मोटिवेट करते थे। उसकी जो शरारतें हैं, या जो उसकी एक बेसिक पैराडाइम जो है, जो थिंकिंग फिलॉसफी है, वो हमारे घर में थी कि लो अच्छा, वैसे प्रोफाइल में अभी रहना। गुफ्तगू कर रहे हैं ना अरफा की, तो मुझे यूं महसूस हो रहा है किसी 40 साल की खातून की गुफ्तगू कर रहे हैं, या 50 साल की खातून की गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं, इतना इल्मो अदब अपने अंदर समो लेना इतने कम वक्त के अंदर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैरायटी थी ना। स्टीफन अरकोवे को भी पढ़ना है, इकबाल को भी पढ़ना है, अरे क्या फैज़ को भी पढ़ना है। 2-3 किताबें उसके सराहने में, कुल्लियात इकबाल, नुस्खा है वफा, और एक पंजाबी की बहुत बड़ी नज़म है अल्लाह मियाँ थल्लेआ, उसकी किताब की शक्ल में पब्लिश थी, वो भी उसके पास पड़ी होती। फिर उसने जो अपनी खुद पोइट्री की, वो बड़ी सीरियस पोइट्री है, पोइट्री भी करती थी? सीरियस पोइट्री। अरे क्या बात। सितारों से आगे जहां और भी हैं, मतलब वो इंग्लिश की पोइट्री है। हम वी आर ट्राइंग कि हम कोई उसका उर्दू तर्जमा करके उसकी शरह और वो भी पब्लिश करें। तो वो सिंगिंग, अभी उसने जितने भी गाने गाए वो मोस्टली शुरू नात से और हम से स्कूल में, उसके बाद वो वेस्टर्न सिलन डियोन को और टाइटैनिक के गाने, और उसके बाद फिर वो राहत फ़तेह अली और नुसरत फ़तेह अली, उसे पता था कि वो हमारे महल्लेदार थे, हम कचहरी बाज़ार में रहते थे, तो वो कहती थी मेरे 4 फादर्स ये महल्लेदार हैं। तो वो डिफ़िकल्ट जो यानी एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी थी। मल्टीटास्किंग, जहाज़ उड़ाया, सिंगिंग की, हेड गर्ल रही, एंड येट हम उसकी विनतें करते रहते थे बेटा फोकस करो, थोड़ा पढ़ लो, तुमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो हमसे छुप के बाथरूम के अंदर जाके नावल, क्योंकि एक किताब रोज़ पढ़ के सोना या 2 दिन में कंप्लीट करना उसको एक किस्म की एडिक्शन थी। तो मैं वैसे हम फोकस्ड नहीं थे, वो फोकस्ड थे। हमारा फोकस कहीं और था, वो सही फोकस, वो डाइवर्सिफाइड थी, और उसे पता था कि एकेडमिक्स इज नॉट दी ओनली थिंग। और उसने ये हमें बताया कि उसने डॉक्टर अताउर रहमान के साथ मुकालमा किया। अताउर रहमान जो हमारे HEC के, उस वक्त वो HEC के, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नाम है, में बहुत बड़ा उसने नाम। उनको कहा कि अंकल हम देहात के लोग हैं, जो लॉ है फार्म का, लॉ ऑफ फार्म, स्टीफन आर्कोवे भी कोट करता है, जिम्मेदारे का असूल, कि अगर आपकी यील्ड जो है, या जो आपकी, जिसको हम झाड़ कहते हैं पंजाबी में, या जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा, तो आपको बीज बदलना पड़ता है पैदावार को बढ़ाने के लिए। उसने कहा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का बीज है बच्चे। अगर प्राइमरी एजुकेशन या बच्चों के पहले 5 साल इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो आपकी हायर एजुकेशन कुछ नहीं कर सकेगी। बिल्कुल, ये सही बात है।
बेसिक्स डेवलप नहीं होंगी तो आपका बच्चा आगे नहीं जा अब पाएगा। पूरी दुनिया इस नतीजे पे फिनलैंड मॉडल और सिंगापुर मॉडल के वो कह रहे हैं कि बच्चों को आप प्रेशर ना करें, उनको ग्रो करने दें, उनको क्वेश्चन करने दें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने दें। उसने वो खुद ब खुद, ये एक मौजज़ा था कि अल्लाह मियाँ ने उसको वो सोच भी दी। हम सिर्फ ये करते थे कि हमने हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ घर में, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के साथ टाइम गुजारना। मुझे इकबालियात नहीं आती थी। जो मेरे बचपन के या मेरे स्कूल के या मेरे फौज के लोग हैं, वो नहीं ये समझ सकते कि मैं इकबालियात में इतना सियाना कैसे हूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने उसकी रिक्वायरमेंटों पे पूरा उतरने के लिए पहले खुद इकबाल को पढ़ा, अरे क्या बात है। फिर मैं उसके जवाब देता था। फिर वो मुझसे फिलोसफिकल क्वेश्चन करती थी कि ये ऐसा क्यों है, जमाई क्यों आती है, ये क्यों, छोटे होते हुए। तो फिर मुझे जो क्वेश्चन नहीं पता होता था, मैं किसी और से कंसल्ट करके उस पर पहले खुद अपने आप को Satisfy करता करते था, फिर मैं उसको जवाब देता। अच्छा, वैसे आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ भी जब बहुत सारे हमारे टीचर्स थे, उनकी जान से यही हमेशा कहा जाता था कि हमेशा क्रिएटिव शख्स जो होता है पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। आप जितने मर्जी भी लाइक बन जाएं, कभी भी लाइक को फॉलो नहीं करेगी। क्रिएटिविटी ऐसी चीज होती है जो नई चीज क्रिएट करती है और उसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान बनाने सबकी मजबूरी बन जाती है। ये दो तीन चीजें थी जो माँ ने दी। एक तो गिविंग फिलॉसफी। मैं ये सारे माँ बाप को कहता हूं कि जब आप उन्हें ये कहते हैं कि तुम जीत के आओ, तुम फर्स्ट आओ, तुमने फर्स्ट आना है, तो इसका मतलब है कि हम सेल्फिशनेस का बीज रख रहे हैं। लेकिन जब आपने गिविंग फिलॉसफी का बीज बोना है तो उसके लिए आपने उनको कहना कि बेटा व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूट, आज आपने क्या किया, किसकी मदद की, क्या सीखा, क्या सीखा है, क्या सिखाया है। वो सीखने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, वो सिखाती थी भाइयों को, क्लास फेलोज को। हेड गर्ल बनी, उसकी क्लास फेलोज कहती थी हमारा कंपटीशन जिन बच्चियों का था कि किसने हेड गर्ल बनना है, किसने नहीं बनना, वो दूसरी बच्ची जो उसकी कंपटीटर थी उसको कहती थी सर ये सवाल पूछेंगे, उसका ये जवाब देना। बिकॉज उसके यहाँ दे के मजा आता था। उसने वो छोटे होते से ये बात सीख ली थी और ये माँ ने सिखाई थी कि गिविंग फिलॉसफी क्या है। दादा की एनेक्डोटल जो चीजें हैं माँ जो सिखाती थी। फिर घर का जो एक ओवरऑल माहौल है, जो खामोश माहौल होता है, लेट से मुलाजमीन की इज्जत करनी, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना, रिश्तेदारों के साथ घर में कोई बातचीत नाराजगी है तो वो गिविंग एंड पे रहना है उस। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक सटल किस्म की जो एटमॉस्फेयर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह का होता है। वो बच्चों के अंदर वो उनकी थिंकिंग फिलॉसफी बन रही होती। अब टेंजेबल सॉल्यूशंस साइकोलॉजिस्ट ने दे दिए हैं, रिजल्ट्स दे दिए हैं कि फर्स्ट 5 years आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने, अल्लाह ने मुझे ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया या सोच दी कि मेरे पास 5 स्टार एनवायरनमेंट था, कैंटोनमेंट्स में मैं रहता था, क्लब्स, पोलो, तंबोला, हर दुनिया की फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को फैसलाबाद अमीन टाउन में एक किराए का घर लेके रखा हुआ था और इनके लिए था कि ये रोज़ गांव जाएं, ये मिट्टी में खेलें, ये वहाँ के बच्चों के साथ जो मुलाजमीन है उनके साथ खेलें बचपन में। अब अमेरिकन स्कूल्स या टॉप स्कूल्स जो हैं कराची लाहौर के, वो छुट्टियों में बच्चों को मड थेरेपी और एक्वा थेरेपी कराते। बिल्कुल, उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम उससे बेहतर होता है। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ समीना अमजद साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अरफा करीम की वालदा हैं। अच्छा मैडम, क्या कहेंगे आप, बच्चा जब इतना ज़हीन हो और माशरे में इतना नाम बना लिया हो, बच्चे को जब तकलीफ में माँ देखती है उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो अरफा जब तकलीफ में थी किस तरह से आपने उनको संभाला, किस तरह से वो दिन गुजरे आपके? ये सवाल आपका है तो आसान सा, लेकिन इसका जवाब काफ़ी मुश्किल है। अरफा को कोई लंबा चौड़ा इस तरह उसकी हिस्ट्री नहीं थी कि कोई इतनी वो बीमार रही हो या उसको कभी कोई इतने पैनिक अटैक होते हों। ये सडनली जो सारा कुछ हुआ, और आप ये देखें कि उसने एंड वाले दिनों में तो उसने कोई उसको हमें तो अल्लाह ने उसकी कोई तकलीफ़ दिखाई ही नहीं। वो पुरसुकून सिर्फ सोती ही रही। और इसके अलावा जो डेफिनेटली बच्चों के बारे में माँ बाप तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा वैसे आपसे अरफा
कभी कभी डिमांड करती हैं ना बच्चियां माँ से कि मम्मा मुझे ये बना के आज खिलाया जाए, आपको तंग किस तरह से करती थी? ये तो उनको तंग करते थे, वो आपको किस तरह से तंग करती थी? उनको खाने में क्या पसंद था? आप क्या अपने प्यार से हाथों से बना के उन्हें खिलाती थी? उसको मेरे हाथ की बिरयानी बड़ी अच्छी लगती थी, पकौड़े बड़े पसंद थे, चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी लगती थी। तो एक दिन मैं उसको स्कूल से पिक करने गई तो उसका पहला सवाल होता था क्या बनाया है? तो मैंने कहा, मैंने ऐसी लापरवाही में कह दिया, मैंने कहा हाँ मिक्स वेजिटेबल बनाई हैं। तो उसने यूं घूर के मुझे देखा, मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए फिर कुछ बाहर से मंगा लेते हैं। ऐसे करके जब घर में गए तो फ़ौरन किचन में गई, जाके उसने ढक्कन उठाया, फिर हंसती हंसती आके गले से लग गई थी, अच्छा आप मुझे तंग कर रही थी? मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी ताकि तुम पहले थोड़ा सा मूड बनाओगे, कुछ भी नहीं है और अचानक बिरयानी मिलेगी। तो डेफिनेटली वो उसके बच्चियों के लिए तो स्पेशली उसकी फ्रेंड्स आती थी और वो अक्सर मुझे कह देती थी कि स्कूल में आप पकौड़े और नान और चटनी जो है वो भेज दें, सारे ग्रुप को मैंने खिलानी है, उनको बड़े पसंद है। लाइवली, शी वॉज अ लाइवली पर्सन कि दूसरों के साथ मिल के उसको मिल के इंजॉय करना, मिल के सेलिब्रेट करना, मिल के विश करना, मिल के सरप्राइज करना किसी भी चीज़ का, वो उसको बहुत अच्छा अल्फा को पहनने में क्या पसंद था? कभी शॉपिंग के लिए जिद की हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये लेके दें, या स्कूल के लिए, बुक्स के लिए, बैग के लिए, कोई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के अल्फा लिए? को वो सबसे ज़्यादा कपड़ों से ज़्यादा उसको स्टेशनरी से प्यार था कि उसको कलरफुल मार्कर्स चाहिए होते थे, उसको अच्छी लेड पेंसिल चाहिए होती थी, उसको जो जेल पेन्स होते हैं डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म के जो अच्छी किस्म के बैग्स और छोटे लाइक पेंसिल्स और ज़्यादा बच्चों को जिससे प्यार राइटिंग होता है ना अच्छी इन चीज़ों से, हाँ तो उनकी कोशिश होती है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जाएं, फिर स्कूल में भी जब लेके जाते हैं वेल मैनर्ड तरीके से उनके साथ लिखें, तो इस तरह का शौक उसे भी था। बिल्कुल। वो उसकी टीचर्स बड़ी तारीफ करती थी कि इसके नोट्स देखना इतना आसान होता है कि इसने इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसको और हाईलाइट किया होता है, दूसरों को और कलर दिया होता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसका राइटिंग स्टाइल और पैटर्न क्या है। तो डेफिनेटली उसको उस चीज़ से प्यार था, तो वो आप लोगों ने देखा भी कि वो उसका प्यार और उसका शौक और उसकी प्रायोरिटी ये थी कि सारे जैसे कहते हैं ना कि हर रंग था उसमें, तो उसने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से जिया, जिसमें खेल भी था, जिसमें फन भी था, जिसमें शौक थे, जिसमें सेलिब्रेशंस थी, जिसमें नो डाउट के चैलेंजेस थे। लेकिन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको एनर्जेटिक होने की ज़रूरत होती है, आपको चैलेंज फेस करने के लिए बैलेंस, इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है। खेल कूद में क्या पसंद था अल्फा को? खेल में वो ज़्यादातर तो बास्केटबॉल भी खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी फिजिकली, और वैसे कंप्यूटर्स पर उसकी गेम्स होती थी जो कि दाऊद को भी वो अपने साथ खिलाती थी, तो वो ज़्यादा उसमें करती थी। बाकी उसको ज़्यादातर एक कलेक्टिवली किसी चीज़ को करना अच्छा लगता था, बेशक वो भाई हैं उनके साथ मिलके ग्रुप कोई वर्क। फनी मूवी देख ली, या अगर फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके इकट्ठे बैठ के कोई गुनगुना लेते थे, कोई पोइट्री कर लेती थी, इस तरह के शौक थे उसके। ठीक कह रहे हैं। अमजद साहब, आप क्या कहेंगी अरफा के हवाले से? अगर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी उसके अंदर, तो बाज का रश्क तो आता होगा आपको देख के, यार इस उम्र का, मतलब अगर कोई और बच्चा भी हो तो वो देख के आता है ना कि यार बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, और वो बच्चा भी आपका अपना हो तो बड़ा रश्क आता है वालिद को कि यार मेरी बेटी कितने जहानत उसके अंदर मौजूद है और कितना अच्छा काम कर रही है। जी यकीनन छोटे मोटी चीज़ें इस तरह की कि उसने एक नात सुना दी, छोटे होते 1.5 साल की थी, तो वो मेरे साथ ऑफिस जाती थी, उसका यूनिफॉर्म बना था क्योंकि वो मुझे जाने नहीं देती थी, गाड़ी स्टार्ट होती वो रोना शुरू हो जाती। तो फिर मैंने उसका यूनिफॉर्म बनाया था, मैं कैप्टन था तो उसका भी यूनिफॉर्म कैप्टन का, और वो 1.5 साल की पैम्पर लगा के मेरे साथ चली जाती थी, और यंगस्टर जो बैचलर ऑफिसर्स होते थे उनके साथ खेलती रहती थी। वो कहते थे ये सरंदावा का कंप्यूटर है, क्योंकि उसको बटन दबाना तो उसने गाना सुनाना शुरू कर देना, नाच सुनाना। उन दिनों जिनाब प्रोग्राम आया, जिनाब फिल्म आई थी, तो उसका एक गाना था, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ये 1.5 साल की बरस की थी जब, तब की बात बता रहे हैं? जी जी। उस बरस में सुना उसने वो हमारे पास उसकी वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि जब वो तोतली जुनून शय और इश्क शय मिलती है आज़ादी, और वो राग में बाकायदा पढ़ती थी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। फिर जब मैं उसको अमेरिका लेके गया तो मैं बड़ा कंसर्न था कि ये पूरी दुनिया का मीडिया इस पर फोकस कर रहा है, और मैं उसकी तैयारी कोई नहीं करवा सका था जनरली, बिकॉज मैं यूनाइटेड नेशन मिशन में कांगो था, मैं वहाँ से आया, इस्लामाबाद में हमारी मुलाकात हुई, उसने खुद ही डाइवो पे बैठ के मुल्तान से फूफो के पास जाना, वहाँ से उसने वीज़ा 2 दिन के अंदर उसने अमेरिकन वीज़ा उनके साथ लड़ के जाके अरेंज किया, विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी प्रोसीजर।
शी जस्ट टुक द पासपोर्ट कि ये मुझे बिल गेट्स ने बुलाया है, ये लेटर है, डे आफ्टर टुमारो मेरी फ्लाइट है, मेरे बाबा कांगो से आएंगे और ये मुझे वीज़ा चाहिए। उसने वो वीज़ा लिया। इस मतलब हरी में हम मैं बच्चों दूसरों से भी मुल्तान में ना मिल सका। आई जस्ट लैंडेड इन इस्लामाबाद, वहाँ से अपनी बहन के घर से उसको पिक किया एंड वी वर ट्रैवलिंग टू स्टेट्स। और वो 28-29 घंटे की फ़्लाइट और उधर आगे बहुत डेलिब्रेट किस्म की रेड कारपेट ट्रीटमेंट और उसका प्रोग्राम बने हुए हैं। एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू अकम्पनी हर। अच्छा। एज ए मैनेजर, एज ए एल्डर, आई वॉज नॉट अलाउड। मैं कहीं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बैठा होता था एंड शी विल लीव विद द कंडक्टिंग लेडी। शी वॉज अ पाकिस्तानी लेडी, उमैमा मैंद्रो, एक डॉक्टर सिकंदर मैंद्रो हेल्थ मिनिस्टर थे सिंध के, उनकी बेटी वहाँ पे काम करती थी, तो वो पाकिस्तानी होने की वजह से उसकी कंडक्टिंग लेडी थी। तो वो उसको सुबह ले जाती थी, शाम को होटल के रूम में मुझे वो मिलती थी। तो मैं उसकी वो खबरें, और ये समी इब्राहिम जो थे वो लेके, उस वक्त जियो में होते थे, तो वो लेके उसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो मैं समझता था कि जब इससे लोग, और बड़े फनी क्वेश्चन लोग करते थे वहाँ पे। इंडियन लॉबी थी, खैर उससे तो उन्होंने भी प्यार किया। आई मस्ट से कि ये एक वाहद केस है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश के अवाम जो पाकिस्तान से हेट करते हैं वो अरफा को प्यार करते हैं। एक स्कूल है चिटागांग में, अरफा करीम स्कूल चिटागांग इन बांग्लादेश। तो वहाँ पे मैं जो आपकी बात पे वापस आते हुए कि अमेरिका में मुझे फर्स्ट टाइम खुद हैरानी हुई कि ये इस तरह वेस्टर्न एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोल रही है, ये इनको बड़े थॉटफुल जवाब दे रही है। तो मैंने उससे रात को पूछना कि बेटा ये तुमने अंग्रेज़ी कहाँ से सीखी है, या ये तुम इस तरह कैसे बोलती हो? क्योंकि हम तो ये, तूने कहा बाबा आपको नहीं पता, ये कार्टूनों से मैंने सीखी है। और इनके साथ अगर वेस्टर्न एक्सेंट में बात करें तो फिर ये जो ना इम्प्रेस होते हैं, और इनसे हमने कुछ मांगना नहीं है। ये कहते हैं पाकिस्तानी जो है मांगने आ जाते हैं। तो मैंने बिल गेट्स से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नेशनैलिटी, कोई फीस, कोई मेरे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। मेरे अब्बू ने मेरे लिए सारा कुछ किया हुआ है। हाँ, मैंने डिजिकॉन वैली बनानी है, मैंने पूरे पाकिस्तान की इज्तमाइयत की बात करनी है। तो वो दैट वाज द टाइम जब मैं खुद हैरान हुआ कि इसको गैब से आते हैं, मज़ामी गैब से, वो कहाँ से इसके अंदर कोई चीज़ है। फिर मैं इसको कहता था इसके अंदर कोई चीज़ है जो बोलती है, आई डोंट नो वो क्या है। तो वो अल्लाह मियाँ की वो कुदरत जो उसने, अल्लाह ने उसको रिफत की बुलंदियों पे पहुँचाना था, या जो उससे काम लेना था। तो मेरी ईमानियात की हद तक ये उसके जाने के बाद भी मुझे, जो मैं मुख्तलिफ फिनोमेना और मुख्तलिफ वारदातों से गुजरता हूँ पर्सनली, और दूसरे लोग जो मुझसे बताते हैं कि शी कम्स इन टू द ड्रीम्स ऑफ पीपल एंड इग्नाइट्स दैम कि अंकल वो फलाना काम करना है। कनाडा से एक बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी, अरसलान नैयर उनका नाम है, इज़ अ वेरी वेरी, एमडी हैं किसी बहुत बड़ी कंपनी के, मुझे तो वो भी नहीं पता बताना आता कि वो क्या है। ही केम ऑल द वे टू लाहौर टू मीट अस, और उसने कहा कि मुझे अरफा ने आपके पास भेजा। वो कभी उससे नहीं मिला, वो कोई दरबारों पे बैठने वाला मजावर नहीं है, वो एक हाईली कॉरपोरेट आदमी है। और वो कहता है मुझे अरफा ने बड़ा तंग करके आपके पास भेजा है कि जाओ मेरे वालिदैन की मदद करो। देयर आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल ओवर द फेथ्स। वैनकूवर में मेरी बहन रहती है, शी वॉज वॉकिंग, तो उसने कहा एक गुरुद्वारे में अरफा के लिए दुआ हो रही थी, नॉट नोइंग कि ये जो बीबी खड़ी है ये उसकी फुफो है। तो इस तरह के क्रिश्चियंस ने रोज़ा रख के आके CMH के बाहर 2 दिन उसके लिए इबादत की, दुआ की। फिर कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं जो अरफा के अगेंस्ट किसी ने कभी कुछ कहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। बड़े बच्चे लायक हैं उससे, और उसका अपना कॉल है इन्वर्टेड कॉमा में, जो अब हमारी मिशन स्टेटमेंट है अरफा करीम फाउंडेशन के, पीपल कॉल मी जीनियस, आई माइट बी वन बट आई एम नॉट दी ओनली वन, कि मैं ही तो नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। फिर जब गांव जाती थी तो वो जो मुलाजम का बच्चा गधा गेड़ी पे बैठा हुआ छोटा, कहती बाबा इधर आए, इसकी आंखों में भी वही चमक है जो आपने मेरी आंखों में देखी थी। डिफरेंस ये है कि ये जब 10 साल का हो जाएगा तो फिर इसको कहेंगे कि यार थोड़ा लिखना पढ़ना सीख लो, शायद तुम कुछ कर लो। तो वहीं पे हमने डिफरेंस डाल दिया। अगर इनको भी वही प्रोसीजर्स दिए जाएं जो आपने मेरे साथ किए हैं तो ये बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सोच उसकी फर्क थी, बहुत सोच में फर्क होता है, और ये सोच ही होती है जो इंसान को बुलंदियों तक लेके जाती है, सोच का सिर्फ फर्क होता है। तो हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अरफा को जन्नत में आला मुकाम दे। वो मशले राह हैं हमारे लिए,
हमारे बच्चों के लिए, जितने भी हमारे कौम के बच्चे हैं उनके लिए। तो हमारी तो यही दुआ होगी। बहुत शुक्रिया अमजद अब्दुल करीम साहब आपका शो में आने के लिए। समीना साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, सरमद आपका भी बहुत शुक्रिया, दाऊद आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आज के दिन अरफा की याद को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। जी जी, कि अरफा करीम की बायोग्राफी आ गई, वो आप नेट से देख लें और उनको पब्लिशर को कहें वो होम डिलीवरी करा रहे हैं। उसमें उसकी पूरी डिटेल से हमने, उसके असातिज़ा ने, उसके दोस्तों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अरफा करीम के नाम से। बिल्कुल। और मैं बल्कि कोशिश करूंगा आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो डायरेक्टर हैं जाहिद इकबाल से, उनसे लाजमी तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप टीवी देख रहे हैं इस वक्त जाहिद इकबाल साहब, तो अरफा के हवाले से, इनकी बायोग्राफी के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में लाजमी एक तकरीब का अहतमाम किया जाए, जिसमें आपको भी मदऊ किया जाए और हमारे शायर अदीब जो फैसलाबाद भर से हैं सबको बुलाया जाए, और एक अच्छी तकरीब का जिसमें कमिश्नर डीसी सब मौजूद हों, क्योंकि अरफा जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक रोशन सितारा है जिनकी रोशनी आज भी ख़त्म नहीं हुई और ना कभी होगी। तो बहुत शुक्रिया आप सबका आज की तकरीब में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा ड्रेसिंग जो है डैन स्टीवन बाय सार्जिस, जबकि हेयर स्टाइल जो है प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी हेयर स्टाइल ज़बरदस्त हो तो उसके लिए आपको जनाब कॉलोनी जाना होगा। तो जनाब हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं आपको फिर से आज यही कहता चलूंगा कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, आप उस टैलेंट को ज़ाया मत करें। आप उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और बना के हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे। आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स है, आपके अंदर सिंगिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर पेंटिंग के स्किल्स हैं, या कोई भी आपके अंदर टैलेंट मौजूद है वो हम दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। अगर आप सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी, उसकी भी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें। हम आपकी सालगिरह की खुशियों में अपने स्टूडियो से शामिल होंगे और आपकी वीडियो को ऑन स्क्रीन चलाएंगे भी। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज हमारे शेफ क्या तैयार कर रहे हैं। शेफ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं और शेफ यूके। तो क्या जनाब आज बना रहे हैं? काफी कुछ बिखरा पड़ा है यहाँ पे, सब्जियां हैं, कैशनट्स हैं और जी सर आज बने कैशनट चिकन बनेगा विद गार्लिक चिकन विद गार्लिक राइस सर, विद गार्लिक राइस। तो जनाब आज बड़ी मजे की डिश बनने जा रही है। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसकी रेसिपीज आप लाजमी तौर पे साथ साथ बताएं कि किस तरह से हम कैशनट चिकन जो है बनाएंगे और उसके बाद गार्लिक राइस की भी। हमारे पास चिकन सर, ये हमारे पास चिकन मौजूद है। ठीक है, चिकन कितना है ये हाफ पाव है सर। ठीक है, तो इसको किस तरह से तैयार किया जाएगा? ये जूलियन कटिंग करेंगे चिकन की। जी जी, और ऑनियन की जूलियन कटिंग करेंगे, कैप्सिकम की और टमाटर की। ठीक है, और चिकन और ये वेजिटेबल है जो हमारी, इसको फ्राई करेंगे सर। फ्राई करने के बाद इसको जो जूलियन कटिंग करेंगे इसको मैरिनेशन लगा कर रखेंगे, कल फ्लोर 5 से 7 मिनट लगा कर रखेंगे जूलियन कटिंग करके। उसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा। फ्राई करने के बाद इसके आ जाएंगे ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी हो गया हमारी, उससे सॉस है सर 3 स्पून लेंगे उससे सॉस के सर। उसके बाद ग्रिल चिली पेस्ट है हमारे पास 3 चम्मच इसके लेंगे। व्हाइट पेपर है, कैशनट दूसरा है, व्हाइट पेपर है, चिकन पाउडर है और साल्ट हाफ टी स्पून है सर। ठीक है, आप सबकी क्वांटिटीज लाजमी मेंशन किया करें साथ में, ताकि ऑडियंस को पता चल सके कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि हाफ केजी हमारे पास चिकन मौजूद है। जी जी, उसमें अब कितना कितना 3 चम्मच सर सॉस के हो गए, चिली पेस्ट का 2 चम्मच हो गए, व्हाइट पेपर के 2 चम्मच हो गए, चिकन पाउडर के 1 चम्मच हो गया, व्हाइट पेपर है जो उसके 2 टीस्पून हो गए, जो गार्लिक है वो आप टेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है जी, जो साल्ट हल्का सा पंच लगाएंगे एक। अच्छा, इसे बनाएंगे किसमें? गोल्डन कुकिंग ऑयल में सर फ्राई करेंगे। गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब बनाया जाएगा। ऐसा है, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खाने की लज्जत को 4 चांद लगा दिए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन हेल्थ के साथ साथ खानों की लज्जत को दोबाला करें तो उसके लिए बाजार में जाते ही सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल का। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, और जो वेजीज हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? सर वेजी ये क्यूब कटिंग करेंगे सर, इसको फ्राई करेंगे सर। ठीक है, क्यूब कटिंग को फ्राई करेंगे। और जूलियन कट वाला किसमें यूज करेंगे? सर जूलियन कट इसकी ग्रेवी के अंदर डालेंगे सर। ग्रेवी के अंदर फ्राई करके चिकन रखेंगे, हमारा वेजिटेबल जो फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ गार्लिक राइस की रेसिपी भी आप बता दें, बाद में हम फिर इसे बनाना शुरू करेंगे। सर गार्लिक राइस ये हमारे पास हाफ केजी चावल है सर, इसको हमने स्टीम लगाया हुआ है पहले से। आपके घर में स्टीम है तो इसको
आधा घंटे के लिए भिगो कर रखें पानी में। उसके बाद आप इसको उबाल सकते हैं, या अगर स्टीम घर में मौजूद है वो स्टीम लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम गार्लिक में डालेंगे इसी पैन में। गार्लिक को हल्का सोते करने के बाद ये डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद इसको अच्छा, पहले हम चावल तैयार करेंगे या फिर ग्रेवी? सर पहले ग्रेवी तैयार करें। चावल अच्छा, चावल डाल दिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद सर इसको 1 चम्मच पानी का लगाएंगे। पानी का लगा के इसको 2 या 4 मिनट के लिए ना दम दे देंगे, ताकि जो कच्चे हैं अंदर से पक जाएं, अच्छे से बॉइल्ड हो जाएंगे जी। उसके बाद हम इसको टेस्ट लगाएंगे। व्हाइट पेपर हमारे पास हाफ टी स्पून लगाएंगे, चिकन पाउडर का हाफ टी स्पून, 1 चम्मच का लगाएंगे सॉल्ट का जी। ठीक है, अब स्टार्ट करें हम। पहले चिकन जो है उसकी ग्रेवी तैयार की जाएगी। जी जी। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा है कि बिस्मिल्लाह की बरकत से आज का हम काम स्टार्ट करते हैं। चूल्हा रेडी कर दिया गया। चिकन की आप देख रहे हैं कि जूलियन कट किया जाएगा इसे। अब जूलियन कट ही इसके साथ क्यों किया जाता है शेफ? सर इसकी ग्रेवी में डिफरेंट नजर आए, ताकि वेजिटेबल की कटिंग और है। चावल हमारे बिल्कुल गार्लिक राइस है, सेपरेट अच्छा, होंगे। आज जो जूलियन कट कर रहे हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट किस्म का जी जी, ताकि स्लाइस लंबे होता है। मैं कैमरामैन से लाजमी कहूंगा जूलियन कट जिस तरह से शेफ कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे दिखाएं, ताकि घर के अंदर जो खवातीन इसको बनाएंगी इस रेसिपी को, उनको पता हो कि चिकन को किस तरह से कट करना है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपकी जो खाना होता है ना, बिल्कुल उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो उसका टेस्ट भी जबरदस्त ही होगा। तो हम अब इसके अंदर ऑयल को पोर करेंगे। जी जी। ऑयल कितना डाला जाएगा? ऑयल सर हल्का सा 1 चम्मच होगा हमारे पास। ठीक है, 1 चम्मच ऑयल डाल के इसे अच्छे से गर्म किया जाएगा और उसके अंदर फिर सोते किया जाएगा गार्लिक को। ठीक है जनाब, ये गार्लिक भी आ गया। तो शेफ़ की मैं मदद करूंगा यहाँ पे, क्योंकि शेफ़ जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं चिकन को कट करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं वेजिस कौन कौन सी यूज़ होंगी, ये भी साथ में बताते हैं। वेजी है सर ग्रीन कैप्सिकम है, ऑनियन है और टमाटर और फ्रेश ऑनियन। ठीक है, फ्रेश ऑनियन जी जी, कैप्सिकम और टमाटर और कैरेट। जी जी, ये 4 चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाएंगी इसमें। तो शेफ़ ये तो नीचे लगना शुरू हो गया है हंडिया के अंदर। ये 3 चम्मच ऑयस्टर सॉस जो है वो डाली जाएगी। अब इसको अच्छे से पकाया जाएगा। इसमें आ जाएगा चिली पेस्ट आ जाएगा सर 3 चम्मच। ठीक है, 3 चम्मच इसमें चिली सॉस जो है वो डाला जाएगा। चिली पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से जो है वो पकाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्या चीज़ है? ये सर कॉर्नफ्लोर पेस्ट है। कॉर्नफ्लोर पेस्ट, इसमें कितने चम्मच ऐड होंगे? 3 चम्मच ऐड होंगे सर। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ये 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी? इसमें हमारा चिकन है सर। चिकन है जिसे ऐड किया जाएगा। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं जो जो सॉसेजेस और चीज़ें ऐड की जा रही हैं जी जी, उससे इसका अरोमा बड़ा बेहतरीन होता चला जा रहा है। अब जो जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो बताते भी जाएं साथ साथ। ब्लैक पेपर पेपर डाल दिया, साल्ट डाल दिया। ये चम्मच इसमें पानी होगा। ठीक है, ताकि वाटर भी ऐड किया जाएगा इसमें। टेस्ट सारा इकट्ठा हो जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, इसे पकाया कितनी देर के लिए जाएगा? सर इसको फ्राई किया जाएगा तो 5 से 7 मिनट लगेंगे ग्रेवी को तैयार करते हुए। पहले हमने गार्लिक गार्लिक आने का सोते करके उसके बाद उससे सॉस डालेंगे। सॉस को थोड़ा सा पैन में हिला के उसके बाद टेस्ट डाल के उसके बाद चिकन डाल देंगे। फिर जो हमारी वेजिटेबल सेपरेट होगी उसको फ्राई किया होगा। ठीक है, इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी के अंदर यानी कि वेजिटेबल डाल देंगे। अच्छा, ग्रेवी के अंदर भी या चिकन के अंदर। और दोनों ये कैशनट हम लास्ट पे डालेंगे। हमारे पास कैशनट भी मौजूद है, कैशनट लास्ट पे डालेंगे। हमारे जो चावल होंगे वो सेपरेट होंगे, ग्रेवी हमारी सेपरेट होगी। ठीक है जी जी, चावल और ग्रेवी अलग अलग बनाए जाएंगे। अच्छा, इसे और क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी और कितनी देर रिक्वायर्ड होगी इसे बनने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर चावल भी हमने बनाने हैं? जी जी, सही है, रेडी है। इसे 2 या 4 मिनट पकाएंगे इसको, ताकि अंदर से जो कोई पेशिया तेल से लगाया वो अच्छी तरह पक जाए, कुक हो जाए। तो जनाब ये तो रेडी कर रहे हैं हम साथ साथ, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि फैसलाबाद के अंदर MG कार कंपनी जो है उनकी जानिब से 1000 गाड़ियां चंद दिनों के अंदर ही बेच दी गई और तकरीबन 5 अरब का बिजनेस जनाब किया गया है। एक बड़ी न्यूज़ है,
फैसलाबाद के शहरियों के लिए। और जावेद अफरीदी ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, उन्होंने अपनी पिक्चर भी पोस्ट की है जिसके अंदर केक कटिंग सेरेमनी का इनकार भी किया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फैसलाबाद की तरफ से बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया है। मजीद जानेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा कि आखिर कितने दिनों में कितनी गाड़ियां सेल हुई और कितना बिजनेस किया इस कंपनी ने? जी बिल्कुल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो शहर फैसलाबाद से एक बड़ी खबर पूरे पाकिस्तान के लिए आई है कि एमजी कंपनी, जो कि कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होती है, जावेद अफरीदी की जानिब से ये लॉन्च पाकिस्तान के अंदर की जाती है। एमजी कंपनी ने गुज़िश्ता रोज़ ही जो इसके मालिक सीईओ हैं पाकिस्तान के अंदर जावेद अफरीदी, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और केक काटते देखे गए जिसके ऊपर लिखा था कि एमजी लायलपुर जो है उन्होंने एक माह के कलील अरसे के अंदर 1000 गाड़ी बेच दी है। 1000 गाड़ी का मतलब यानी कि फैसलाबाद, शहर फैसलाबाद में एक महीना जो कि बहुत कलील अरसा बनता है उसके अंदर कमो बेश 5 अरब का बिजनेस किया है। शहर फैसलाबाद के बासी, क्योंकि इससे पहले दीगर कंपनीज आती रही तो उसके ऊपर क्योंकि एमजी के हवाले से बहुत सारी चीजें आ रही थी कि एक नया वेरिएंट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इनके अंदर आएंगी और बहुत सारी चीजें खसूसियात लेके आ रही है, तो उसके बहुत सारे रिव्यू भी बने। तो फैसलाबाद के जो गाड़ियों के शौकीन लोग हैं उनकी तरफ से एक बड़ा रुझान देखा गया और ये रुझान इस हद तक बढ़ेगा कि फैसलाबाद के जो बाकायदा तौर पर फिगर सामने आ रहे हैं वो 5 अरब के लगभग हैं कि एक महीने के अंदर इस कंपनी को 5 अरब के करीब शहर फैसलाबाद के जो बासी हैं उनकी तरफ से फायदा हुआ है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे तो जनाब ये एक अच्छी चीज है, हमारे यहाँ ट्रेडिंग जो है इस हवाले से बढ़ रही है और हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियों की कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि फैसलाबाद के अंदर आके इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टार्ट की जाएगी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सस्ती चीजें, मेयारी चीजें जो है वो सस्ते दामों हमारे शहर फैसलाबाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब अनियंस को जो कि क्यूब कटिंग में अलग किए गए थे उनको सेपरेट किया जा रहा है। सेपरेट करने के बाद इसे ऐड किया जाएगा सर, इसको फ्राई करेंगे सर। अच्छा, फ्राई करेंगे किस चीज में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। गोल्डन कुकिंग ऑयल में अलग पैन में या इसी के अंदर? ये सर उसी तेल में फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेवी में डाल देंगे सर। ठीक है, ग्रेवी में बाद में डाला जाएगा, पहले इसे फ्राई किया जाएगा जी। अच्छा, कैश्यूज लास्ट पे डाले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पहले भी तो डालते हैं ताकि इसका टेस्ट रच बस सर। इसको डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके हमारा जो थोड़ा सा फ्राई भी करेंगे, हीट देंगे ताकि खाने के अंदर इसका टेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके लिए इसके साथ गार्लिक राइस आज हम तैयार कर रहे हैं, अगर रेसिपी सेम हो चिकन यही तैयार करें, उसके साथ फ्राइड राइस भी यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं, वो अपनी डिमांड होती है सर, अपनी चॉइस होती है कौन सा राइस आप, लेकिन जो डिश के साथ मुताबिक सूट करते हैं वो आप सूट कर रही है उस हिसाब से जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला सकते हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? ये एग फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस की। जी और लेकिन रेसिपी जो है वो गार्लिक राइस की है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन कि कुछ देर के अंदर हम इसे फ्राई करना भी शुरू कर देंगे। एक और खबर से आपको यहाँ पे आगाह करते हैं कि आईसीसी की जानिब से रैंकिंग जो है वो की गई है और कहा गया है कि कैप्टनसी के बाद कौन सा कप्तान है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जनाब उसमें इमरान खान साहब सबसे आगे हैं। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वोट किए और वोट कास्ट करने के बाद इमरान खान साहब इस वक्त पहले नंबर पे जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है उनका नीचे नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग उनकी परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं और हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर खास तौर पे इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज़ें जो है वो डिलीवर करें और एक अच्छा निज़ाम यहाँ पे मुतारिफ करवाएं। जिन चीज़ों का वादा उन्होंने अवाम से इलेक्शन से पहले किया था कि हालात को बेहतर किया जाएगा, मामलात को बेहतर किया जाएगा, गरीब आदमी जो है उसकी आवाज़ बना जाएगा, सस्ती चीज़ें की जाएंगी, महंगाई की कमर तोड़ी जाएगी, ये जिन महंगाई का बोतल से बाहर आ चुका है इसे बंद किया जाएगा उसी बोतल के अंदर और उस बोतल को घुमा के कहीं दूर दरिया में फेंक दिया जाएगा ताकि महंगाई कभी भी दोबारा दिखने ना पाए। लेकिन अभी तो सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक खास तबका, कारोबारी तबका जो है वो अभी खुश है। एक्सपोर्टर्स खास तौर पे इमरान खान से काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए इमरान खान की तरफ से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है जब हम बाहर निकलते हैं, किसी भी शख्स से सवाल करते हैं, इंटरव्यू करते हैं काम शख्स से, तो उसका कहना है कि मुझे क्या फराहम किया गया, मुझे क्या दिया गया। अगर मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया था तो उसके बरक्स मुझे क्या, मतलब मेरी आज भी उजरत उतनी ही है जितनी 2 साल पहले थी और इसके बावजूद महंगाई जो है
वो पीक पकड़ती चली जा रही है। उन्हीं पैसों के अंदर जो 20,000, 30,000 या 40,000 महीने का कमा रहे हैं, गुजर बसर करना किस तरह से मुमकिन है जनाब? किस तरह से अपने बच्चों की जो स्कूल्स हैं उनकी फीसेस दी जाएं, किस तरह से मकानों के किराए दिए जाएं, किस तरह से जो है वो और भी इनके मसाइल हैं जिसके अंदर बिजली के बिल आ जाते हैं, गैस के बिल आ जाते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। वैसे शेफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोजाना की बुनियाद पर चीजें बनाते भी, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। शेफ, सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर सब्जियां गांव में रेट कम है, मार्केटों में बहुत ज्यादा रेट है। गांव में सेल नहीं होती, गांव वाले उठा के बाहर शहर दे देते हैं, इसलिए सर मतलब सब्जियों के वैसे ओवरऑल रेट अभी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, लोग परेशान है इस हवाले से काफी। घरों के अंदर एक वक्त होता था कि खवातीन जो है वो सब्जियां लेने जाती थी तो धनिया, पुदीना और ऐसी चीजें, मिर्चें वगैरह वैसे ही साथ दे दी जाती थी, लेकिन आजकल जनाब इनके रेट्स भी जो है वो काफी हाई हैं। तो इसलिए अगर सब्जी भी बनानी हो तो पहले रेट लिस्ट देखते हैं और उसके बाद फैसला किया जाता है कि चीज जो है वो कैसी तैयार की जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नाज़रीन कि जो सब्जियां हमने इसके अंदर डाली थी, जिसके अंदर टमाटर था, कैप्सिकम थे और अनियन था, इनको क्यूब कटिंग की गई थी और क्यूब कटिंग करने के बाद ऑयल में फ्राई किया गया और फ्राई करने के बाद अब दोबारा इनको निकाला जा रहा है और निकाल के प्लेट में पोर किया जा रहा है। जब ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तो इसे हम अपनी ग्रेवी जो तैयार की गई है उसमें ऐड किया जाएगा ताकि बेहतरीन चीज़ जो है वो तैयार हो सके। क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो गार्लिक चिकन और गार्लिक राइस और उसके साथ साथ कश्मीर चिकन है सर, जो है वो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैश्यूज भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको ऐड किया जाएगा। लेकिन लास्ट पे तो मैं कच्चा भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, टेस्ट काफी जबरदस्त है। इसे ऐड किया जाएगा। सर्दियों में वैसे भी कैशनट बहुत जबरदस्त चीज है। न्यूट्रिशनल वैल्यू के हवाले से भी मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा, आज की डिश हमने खास तौर पे डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब वो किस तरह से, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जनाब आपको। चिकन इसमें जो ऐड किया गया है वो आपका सोर्स है प्रोटीन का। स्पाइसेस जो ऐड किए गए हैं वो आपके ब्लड के अंदर फ्लक्चुएशन, किसी भी चीज की स्पाइक, जिसमें शुगर की स्पाइक है उसको भी रोकेगा और दीगर चीजों को भी रोकेगा। वेजिस, ये कहा जाता है कि आप अपनी डाइट के अंदर 5 कलर्स ऐड करें। अब 5 कलर्स हमने किस तरह से ऐड किए? चिकन ऐड किया, व्हाइट मीट ऐड किया, उसके अंदर कैरेट जो कि रेड है, कैप्सिकम आपका जो है वो ग्रीन है और इसके अलावा ऑनियन जो थोड़े से जामनी कलर के होते हैं वो हमने ऐड कर दिए, कैरेट ऐड कर दी, ऑनियन ऐड कर दिए और कैश्यूज ऐड कर दिए हमने। और आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका सोर्स है हमारे पास ये चावल, जिसे हम कुछ देर में तैयार करेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से मिल गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अच्छे फैट्स जो कि आपकी हार्ट हेल्थ को और ओवरऑल हेल्थ को बेहतरीन बनाएंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे कैश्यूज, क्योंकि कैश्यूज के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और ऐसी चीजें, फैट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी केयर के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। तो हमने ये तमाम चीजें आज की डाइट के अंदर, आज के खाने के अंदर ऐड की हैं ताकि एक मील के अंदर आपको वो तमाम चीजें मिल सके, तमाम मिनरल्स मिल सके, तमाम प्रोटीन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट्स मिल सके और इसके अलावा जितने भी चीजें हैं वो आपके लिए एक अच्छा मील प्लान जो है हमने तैयार कर रखा है। तो अगर आप ये खाएंगे तो आप टेस्ट कॉन्शियस होने के साथ साथ, अच्छे टेस्ट के साथ साथ आपको जो डाइटरी प्लान है वो भी बेहतरीन तरीके से फॉलो हो सकेगा। जी जी। तो हम जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रेवी काफ़ी हद तक तैयार है और ग्रेवी के बाद हम खास तौर पे गार्लिक राइस जो है उसे रेडी करेंगे। जी जी। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह नियाजी साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट के। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। नहीं सब क्या कहेंगे, मसाइल बहुत ज़्यादा है एसएमई सेक्टर के, इतने कि अगर काउंट करने बैठ जाए तो यूँ महसूस होता है कि ये इंडस्ट्री अब चल ही नहीं पाएगी। और बड़े एक्सपोर्टर्स को तो फ़ायदे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी दिए जा रहे हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हमारे शो के अंदर स्मॉल एसएमई सेक्टर से लोग आ रहे हैं, उनका ये कहना है बिजली के मसाइल हों, वासा के मसाइल हों या फिर दीगर मसाइल हों, उनमें अकोमोडेट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे ज्यादा और बड़ा मसला क्या है इस वक्त आपका, जिसको तरजीही बुनियाद पे आप हल करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये कि वैसे तो तकरीबन आप ये देख लें कि फैसलाबाद पूरा मसाइलिस्तान है।
खुसूसन मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। हम लोग छोटे छोटे ताजर हैं और हमें तकरीबन 1985-86 में ये हमें अलाटमेंट हुई थी, बड़े अर्जान खुरपे हुकूमत ने मेहरबानी की और हमें ये अलाटमेंट्स दी कि आप यहाँ फैक्ट्रियाँ बनाओ। लोगों ने बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ आप इंस्टॉल कर ली, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर था कि जब इंडस्ट्री पूरी बूम पे आई तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बैठ गया। वो बैठने के साथ सड़कों पर पानी आ गया, सड़कें सारी बर्बाद हो गई सारी, तो उसके सिलसिले में हम लोगों का जीना दुभर हो गया। हम लोग मुश्किल से गुजारा करते रहे। तो पिछली हुकूमत की मेहरबानी थी, उसने हमें कुछ फंड एलोकेट किया। हमारे पिछली दफ़ा हमारे CEO थे एसोसिएशन के मियाँ राजुल हक साहब, उनकी कोशिश से, और मियाँ शफीक साहब थे हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, उनकी मेहरबानी से हमें कुछ फंड एलोकेट हुआ। लेकिन फंड P&D ने दे दिया डायरेक्ट वासा को, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल पावर नहीं थी। तो जब वासा को मिल गया तो सरकारी काम में चला गया, काम सारा अपनी मर्जी से काम करते रहे। उसका प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारा जो है डिस्पोजल स्टेशन ठीक नहीं काम कर रहा है, वहाँ पे मशीनरी सही नहीं लगी है। हमें ये नहीं मालूम अब तक हो सका कि हमारे कितने फंड इस पर इस्तेमाल हो चुके हैं, कितना काम हमारा बन चुका है और कितना काम हमारा बाकी है। जो उन्होंने हमारे ड्रेनेज सिस्टम बना के दिया है, वो ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल फिर दोबारा वही बैठ रहा है। यानी कि हमारे वो पैसे जो है 26-27 करोड़ रुपया हमें तो ज़ाया होता नजर आ रहा है। उसके बाद हमारी दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारी है कि हम लोग डुअल टैक्सेशन दे रहे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे सनतकार हैं, वहाँ पे बड़े तो है नहीं, बड़ा तो बड़ा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हम जो छोटे हैं डुअल टैक्सेशन ये है कि हमें पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी हम देते हैं जी मेंटेनेंस चार्जेस, कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के चार्जेस अदा करो। वो हमारे पिछले साल थे 6,000 रुपये, इस दफ़ा करके कर दिए 12,000 रुपये, जो हमारे लिए तकरीबन बहुत नाकाबिल बर्दाश्त बोझ है। इसके साथ साथ हमें निकाल दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद से बाहर निकाल दिया। उधर हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं और मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं। तो ये डुअल टैक्सेशन है। हम तो छोटे छोटे कारोबारी, हम तो एक बर्दाश्त कर सकते हैं, या तो मैं कॉरपोरेशन संभाल ले। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने हमें लावारिस छोड़ा हुआ है। PHA है जो हॉर्टिकल्चर है वाले, इन्होंने भी हमें लावारिस छोड़ा हुआ है। वहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, गंदगी है, गलाजत है, रास्ते से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये हमारे वहाँ पे इतने मसाइल हैं। बाकी टैक्सेशन जो है, बिजली के बिल है, उसके बिल है। अब 2 अक्टूबर का हमें बिजली के बिल में 20-20 हज़ार रुपया 20-20 हज़ार रुपया जी अक्टूबर का FPA लगा के, फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगा के दे दिया। अब हम इन छोटे छोटे सनतकार हैं। कारोबार की हालत ये है कि आप देख रहे हैं कोविड की वजह से हम लोग परेशान हैं। फैक्ट्रियाँ हमारी 2-2 महीने बंद रखी हैं कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन लगा हुआ था। लेबर हमारे सरों पे बैठी हुई है, अब काम है नहीं, काम बिल्कुल। अब तो खैर चलें, मेहरबानी है हुकूमत की कि कुछ बूस्ट हुआ है, हमारा काम चला है। लेकिन काम तब चलेगा जब हम पे बोझ कम होंगे, जब हमें कोई आसानियाँ मिलेंगी, हमें कुछ सहूलतें मिलेंगी। अच्छा, क्या कहेंगे आप, हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कारोबार को स्टैंड करने के लिए, एक्सपोर्टर से हटके अगर देखा जाए, छोटे ताजरों की बात की जाए, इन्हें कर्जा जात देने का भी कहा गया था और स्टेट बैंक की तरफ से कम शरह सूद पे। इसके बावजूद जब प्राइवेट बैंक्स के अंदर वो अपनी एप्लीकेशंस लेके जाते हैं तो उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये गैप किस तरह से दूर किया जाएगा? अरबों रुपए रखे गए हैं लेकिन यूटिलाइज ही नहीं हो रहे, तो फायदा उसका? ये बात आपकी बेटा बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि मैंने लोन जाके कैसे लेना है। पहली तो कमज़ोरी ये है कि अवेयरनेस नहीं है। बैंकों ने अपने बाहर लगा के लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोन मिलता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ लेके आए। तो इसी वजह से बंदा जब वो जाते हैं उनके पास वो ऐसी शराइत रख देते हैं, वो घबरा के वापस आ जाते हैं। उसकी वजह है कि छोटा सा कारोबार है, अगर लोन ले भी ले, उसको मिल भी जाए तो वो कारोबार करेगा क्या, क्योंकि उसके ऊपर पहले बोझ बहुत है। तो लोन लेके सूद पे भी ले लेगा, कर भी लेगा, लेकिन उसके कारोबार चलेगा, कारोबार में बूस्ट आएगा, सब काम। अब यान की पोजीशन देख रहे हैं, यान मिल रहा है, पावर लूम में फिर दोबारा बंद होने को जा रही हैं, क्योंकि यान की कीमतें 18 से 20 हज़ार रुपये पर बैग हो गई हैं। अब एक्सपोर्टर भी इस वक्त चिल्ला रहा है, छोटा आदमी तो छोटा आदमी, एक्सपोर्टर चिल्ला रहा है कि भाई अगर यान की कीमत इस तरह चढ़ती गई बढ़ती गई तो एक्सपोर्ट के आर्डर भुगताने मुश्किल हो जाएंगे। तो उसमें SME वाला बेचारा क्या करेगा? अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए
एक्सपोर्टर्स के साथ उनको बहुत सारी मराद दी गई, बिजली के हवाले से भी ये वो, लेकिन बात जब आती है छोटे सेक्टर्स पे तो उनका ये कहना है कि उनका जो बायर होता है, जिन्होंने उनसे प्रोडक्ट लेना होता है, वो रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन उनको अगर रजिस्टर करते हैं तो वो टैक्सेशन फिर ही उनकी कम होती है और फिर ही उनको बिजली जो है वो सस्ते रेट पे मिलना शुरू होती है। उस हवाले से क्या कहेंगे? उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला मसला है ना जी, हमारे यहाँ मुल्क में ये रिवाज है कि जो आदमी कहीं रजिस्टर्ड हो गया उस समझो फंस गया। ये टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता रहा हूँ। अभी कल ही हमारी मीटिंग थी इसके साथ EOBI और पंजाब सोशल सिक्योरिटी के हुकाम के साथ, वो हमारे फैसलाबाद चैम्बर में। तो ये लोग जो है उसी को दबाते हैं जो पहले फंस जाए। अब लोग रजिस्ट्रेशन से डरते हैं क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करवा ली तो फिर उसके लिए और मसाइल, ये हुकूमती मामलात जो है वो मसाइल बहुत पैदा करते हैं। तो छोटा ताजर जो है इसीलिए रजिस्ट्रेशन से बड़े की तो मजबूरी है कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। छोटा बंदे अगर आपने, और उसके बाद एक्सपोर्टर भी बगैर रजिस्ट्रेशन से भी लोगों से माल ले रहे हैं, इसलिए कि छोटा ताजिर डरता है कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन में चला गया तो फिर मेरे लिए सारे महकमे मुझ पर सवार हो जाएंगे। वो इसी खौफ के मारे रजिस्ट्रेशन को नहीं जाता। अगर आसानियां पैदा की जाएं, छोटे ताजिर को आसानियां दी जाएं, उसको टैक्सेशन में रियायत दी जाए, उसको हुकूमती मराहत मिले जैसे एक्सपोर्टर को मिलती है, तो लामहला वो रजिस्टर होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आलू की कीमत जब गिर गई तो जमींदारों ने आलू जाके सड़कों पे फेंक दिया कि जी हम मर गए, हमारा तो बिल्कुल कारोबार तबाह हो गया, हमें नुकसान हो गया, जमींदार में नुकसान है। अब हुकूमत अगर जमींदार को कंपनसेट करती है तो कंज्यूमर चीखता है कि जी चीज़ महंगी होगी। अगर हुकूमत कंज्यूमर को करती है, कंपनसेट करती है, तो जमींदार रोता है। अब गन्ने की कीमत आप ले लें, चीनी महंगी है, अब गन्ने की कीमत अगर लगाए तो अगर गन्ना हुकूमत महंगा करती है कि ज़मींदार को पैसे ज़्यादा दो, तो आपने देखा पिछले शायद कुछ अर्सा पहले ठोकर न्याज बेग पे हड़ताल भी हुई और ज़मींदार सारे इकट्ठे हो गए। इससे 2 साल पहले ज़मींदारों ने गन्ने को आग लगा दी कि हमारा रेट कम है। अब रेट कम, रेट ज़्यादा करते हैं तो चीनी कीमत बढ़ती है, अगर चीनी कीमत घटाते हैं तो गन्ने का रेट बढ़ता है। तो जब दोनों तरफ से जो है ना ये काम जो है ना, ये ताली दोनों हाथों से बाज रही है। इसको आगे इसका कोई मुनासिब हल जब तक हुकूमत तलाश नहीं करती, मुनासिब रेट करे और हुकूमत और गन्ने की मिलों को पाबंद करे। और फिर मेरी एक और तजवीज़ है छोटी सी, ये जो हमारी सब्जियां हैं छोटी छोटी, ये जो हम इस्तेमाल डेली करते हैं, महंगाई की जो वजह है, तो मैं ये हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से ये मेरा बहुत पुरज़ोर, क्योंकि मैं एक छोटा ज़मींदार भी हूँ, मेरा मुतालबा है कि आप लोग एक ऐसा सिस्टम शुरू करें DC लेवल पे कि आप हर ज़मींदार को जिसके पास 5 एकड़ तक रकबा है, पटवारियों के ज़रिए, जैसे शहरों में कानून है, हर वहाँ पे कानून हो गया, हर ज़मींदार कम से कम 2 कनाल पे अपनी सब्जियां बीजे, क्योंकि नमक के अलावा तमाम चीज़ें ज़मीन से उगती हैं। इस तरह हमारी अपनी ज़ाती घरेलू ज़रूरियात भी पूरी होंगी और मार्केट में भी चीज़ सस्ती मिलेगी। तो गुज़श्ता हुकूमत को अच्छा कहें, इसको बुरा करें, मैं कह रहा हूँ कि सब बराबर हैं। जो भी आता है अपने अपने वादे करता है, वादे करके चला जाता है। और ये अरबों रुपए की जो सब्जियां हैं ये बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं हमारे यहाँ। हम ज़री मुल्क है ना बेटा, हम ज़री मुल्क हैं, तो इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है जी। कि मैं खुद ज़मींदार हूँ, अगर मैं खुद, मेरे लिए भी शर्म का मकाम है कि मैं जाके प्याज बाजार से लूँ, जब मैं अब ज़मीन में उगा सकता हूँ। सब्जियाँ उगती हैं, नमक के अलावा हर चीज़ हमें मिलती है। अल्लाह की दी हुई हर नेमत इस मुल्क में मौजूद है। अच्छा, ये उगाई क्यों नहीं जाती? इसके पीछे कोई मुश्किलात होती है? इससे ज्यादा मुश्किल होती है उगाना, इसकी टेक केयर करना ज्यादा मुश्किल होती है? वजूहात क्या है? वजूहात इसके उगाने पे टेक केयर का तो देखें, हर चीज़ की करनी पड़ती है ना जी। टेक केयर तो कारोबार हम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, टेक केयर करते हैं तो कारोबार चलता है। इसको उगाने में प्रॉब्लम नहीं है। आपकी खाद महंगी, आपके बीज महंगे हैं, आपका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर महंगा है। फिर जब मार्केट में अब आगे आ जाए बड़ी मंडी में, जब बड़ी मंडी में ज़मींदार लेके आते हैं तो ये आप यकीन करें कि जो 50 रुपए वाली चीज़ है उसको उसके वैसे वहाँ ही 40 रुपये मिलते हैं। और वही 40 वाली चीज़ ये जो मार्केट कमेटियों के इंचार्ज है ये और इन सब की माली मिली भगत से वो बाज़ार में 40 वाली चीज़ जो बाज़ार में 80 रुपये में जाती है। इसमें हुकूमत हर चीज़ के ऊपर तो बैठ नहीं सकती है। दूसरा ये है कि हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो, मैं बड़े अफसोस के साथ इंतहाई नाकाम है। यानी आपके कहने का मकसद है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इसके ऊपर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे इलाके में एक गरीब इलाका है, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं। झंग बाजार को ले लें, झंग बाजार में तो फिर भी कुछ मिलता है, सस्ता मिल जाता है, वहाँ पे कंपटीशन है। मेरे आप इलाका जहाँ मेरी इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे गरीब मजदूर काम करते हैं, क्वार्टरों में रहते हैं, उनके बाल बच्चे भी हैं।
वहाँ जाके देखे। मैंने आज तक कभी ना फूड वालों को देखा है जो फूड अथॉरिटी है, और ना ही मैंने कभी प्राइस कंट्रोल वालों को देखा। लोग मनमानियाँ कर रहे हैं, इस वजह से ये चीखना चिल्लाना है कि हुकूमत महंगाई कर रही है। हम महंगाई की जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जब मैं चीज़ 10 रुपए के लिए कि आपने वैसे कभी फूड क्वालिटी कंट्रोल को एप्लीकेशन कोई दी कि वहां पे जाके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कोई एप्लीकेशन दी हो कि चेकिंग करें वहां पे जाके? जी, तो उनका अपना काम है ना जी, आप जाएं, आप डेली दौरे करें। लेकिन सर जाती तौर पे हमारा काम भी बनता है कि कहीं पे अगर ज्यादती हो रही है तो उसकी निशानदेही जरूर करें। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब है कि इसके लिए कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए ना जी। अब हेल्पलाइन होगी, मेरे पास इंडस्ट्रियल स्टेट में अगर हेल्पलाइन है, फर्ज करें फूड डिपार्टमेंट के लिए, इसके तो मैं हेल्पलाइन में कॉल करूंगा। अब मेरा हर बंदा हर दफा जा तो नहीं सकता उनके पास। उनके कम अज़ कम इतनी को पब्लिसिटी होनी चाहिए, उनका सिलसिला कार होना चाहिए कि भाई जहाँ कहीं भी ऐसी कोई वायलेशन नज़र आती है, हेल्पलाइन हो, फौरी तौर पर उनको बुला के और उनको मैं तो ये कहूँगा कि ये जितना बना है, ये हमारी जो है ना जी अपना कारपोरेशन लेवल पे जितने हमारे काउंसलर वगैरह बने, जो हमारी यूनियन काउंसिल हैं, उस सतह पे टीमें बनाई जाएं। वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी निगरानी में 10-10, 12-12 बंदों की टीमें बनाई जाएं और उनके साथ एक बंदा सरकारी हो, जाके जगह जगह जाके चेकिंग करें। और क्योंकि उस वक्त फौरी तौर पे किसी को बुलाना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी हेल्पलाइन हो कि वो लोग, वो टीम जो है, वो जो लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनको हुकूमत जिम्मेदारी देगी, डीसी साहब देंगे, वो फौरी तौर पे फ़ोन करें, जैसे 15 को कॉल करते हैं, तो फौरी तौर पे वो लोग आएँ और उनको गिरफ्तार करें या उनको जो भी सलूक करना उसके साथ करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 2-4 के खिलाफ अगर FIR हो जाए ना, तो पूरा का पूरा इलाका एक बार उसको कान हो जाते हैं और कोई हिम्मत नहीं करता दोबारा फिर। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर 1-2-4 आदमी को पकड़ लेंगे तो वो हर बंदे को देते हुए ये डरेगा कि ये टीम का बंदा ना हो। अब मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं, नीली उसके बाद लाइट लगी होती है, 2-3-4 पुलिस वाले होते हैं, पहले लोग अलर्ट हो जाते हैं, कोई लोग अपनी रेडी खोखा छोड़ के दौड़ जाते हैं, और कोई एक आध अगर पकड़े भी जाए, वल्लाह आलम उसका क्या होता है। और एक और बड़ा ट्रेंड चलता है कि रेट लिस्ट छुपाई होती है, जैसे ही कोई आता है उठा के आगे रख देते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट जाता है उठा के वापस पीछे। ये तो रेट लिस्ट तो देते ही नहीं जी, आई नहीं, कहते हैं जी आई नहीं है। रेट लिस्ट तो अगर आई भी है, वहाँ लुका के छुपाई रखी होती है, तो वो तो कहते हैं कि ये जी रेट लिस्ट आई ही नहीं आज। तो रेट लिस्ट में हैरान, एक प्रिंटेड रेट लिस्ट है, उस पर डेली तारीख नहीं डाल के डालते हैं, तो क्या उसका क्या होगा? क्या वो डेली थोड़ी प्रिंट होती है? अब लाखों की तादाद में रिटेलर बैठे हैं, तो उसको रेट लिस्ट डेली पहुंचाना क्या मुमकिन है? कुछ भी नहीं है। वो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले पत्नी को ठेकेदार हैं क्या, वो जाते हैं अपनी कार्रवाई डाल के आ जाते हैं। किसी से आप रेट लिस्ट मांगने कोई नहीं। मैं आपको एक बहुत बड़े स्टोर की बात सुनाता हूँ, अगर आपके पास। जी। मेरे घर के करीब एक बहुत बड़ा स्टोर है, बड़ा नामी ग्रामी, नाम नहीं मैं लेता हूँ, तो उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो मैं उसके पास गोश्त लेने के लिए गया, तो उसने ना बताया कि ये 1100 रुपये किलो। मैं कि यार खुदा के बंदे रेट लिस्ट दिखा दो, तो उसमें लिखा होता 850 रुपये। तो जब मैंने उसकी शोकेस में देखा तो वहाँ पे वो छिचड़े विचड़े इकट्ठे करके एक छोटी ट्रे में रखे हुए थे कि ये 850 में, ये 1150 में। तो मैंने उसको इसरार किया कि भाई इतना बड़ा स्टोर है, नामी ग्रामी लोग आप लोग, ये क्या सलूक है? कहेंगे तुसी ले जाओ इतों, तो दे देने थे, चलो बाकी रहने देने के। मैं अकेला अपने लिए नहीं आया हूँ, अगर मैं बात करूँगा तो मैं पूरे मुआशरे के लिए, पूरे इलाके के लिए करूँगा। मैं एक ले जाऊँगा तो फिर बाकी के लिए तो ये हो गया, इसको उठाओ। उसने उसको उठा के रखा। जब मैं गोश्त लेके गया वापस में, फिर वही रखा हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है कि मैं उसको गिरफ्तार कर सकूं या मैं उसको पकड़ सकूं, या मेरे पास कोई ऐसी हेल्पलाइन होती कि मैं उसको कॉल करता और फौरन मौके पे उसको चीज़ दिखाता। तो इस तरह जो है ना जी, महंगाई कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में भी है। अब हर जगह हुकूमत बैठ, ना हुकूमत आलू खुद बेच सकती है, ना हुकूमत प्याज बेच सकती है। वैसे इसके लिए ना गवर्नमेंट ने एक वो शिकायत सेल भी पोर्टल बना रखा है। अगर आप कोई इस तरह का काम देखते हैं तो लाजमी तौर पे उसकी पिक्चर्स या वीडियोस बना के उस पोर्टल के ऊपर शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। उसके ऊपर मैंने सुना है कि काफी एक्शन भी होता है। मैं अर्ज करता हूँ, पोर्टल का लोगों को फोन नंबर ही नहीं पता है। पोर्टल की कम अज कम आप उसको कम अज कम हाईलाइट करें, कहीं ना अखबारों में करें कि किस तरह से शिकायत दर्ज करवानी है, कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, क्या करना होगा, उसका प्रोसीजर क्या है। तो उसका रिजल्ट ही बहुत कम निकलता है ना जी। मैं कहता हूँ जी पोर्टल तो जाएगा इस्लामाबाद, यहाँ पे डीसी साहब का पोर्टल होना चाहिए, डीसी साहब की हेल्पलाइन होनी चाहिए, एसी साहब, एसी सिटी की, एसी सदर की हेल्पलाइन होनी चाहिए, जो हर बंदे की एक्सेस में हो। एक्सेस में हो ना जी। अब मैं इस्लामाबाद शिकायत करूँ कि जो मेरे साथ फलां बंदे ने ज्यादती कर दी, पत्नी कब मेरा रिजल्ट आएगा। जो मौके पे मौजूद अफसरान बैठे हैं, जो मौके पे मौजूद हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ये उनका काम है कि उनके पास हमारी एसेस हो, हर गरीब अमीर की एसेस हो।
क्योंकि डीसी साहब के दफ्तर में जाएं तो मेरे ख्याल से आम आदमी वैसे जा नहीं सकता, जिसमें मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ। इसलिए ये बता रहा हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जब तक अवाम में घुलेगी मिलेगी नहीं, अवाम के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सनाउल्लाह नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। तो नाज़रीन, आज की डिश हमारी तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त जो खुशबू है वो पूरे स्टूडियो में आ रही है। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।